अब हमारा फिफ्थ थ्योरी आता है कैटल थ्योरी। कैटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंस होता है, वो दो तरीके का होता है, एक तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि को लिक्विड इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं और जो ठोस बुद्धि होता है उसको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहा गया है। तो बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, वो दो तरीके की होती है, एक लिक्विड और दूसरा क्रिस्टलाइज। तो लिक्विड इंटेलिजेंस का मतलब क्या? देखिए, इस ये जो चीजें होती है, ये जो इंटेलिजेंस है, वो डिपेंड करता है व्यक्ति के हेरिडिटरी फैक्टर पर भी, उसके जो है माता पिता से जो जेनेटिक चीजें होती है, जो हमें मिलती है माता पिता से जेनेटिकली, उससे भी जो होता है इंटेलिजेंसी जो है वो डिपेंड करता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जो फ्लूइड इंटेलिजेंसी है, जो लिक्विड इंटेलिजेंसी है, उसका रिलेशन जो होता है वो रीजनिंग से होता है। अगर किसी व्यक्ति में रीजनिंग की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो जो है उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंसी प्रेजेंट है, तो लिक्विड इंटेलिजेंसी प्रेजेंट है। लेकिन अगर वही जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का, जैसे कोई बच्चा स्कूल गया, वहां से उसने जो भी नॉलेज इकट्ठा किए, उसका एक्सपीरियंस से, उसने बुक पढ़ के जो भी उससे जानकारी उसे मिली है, उस तरीके की इंटेलिजेंसी को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी कहा जाता है। ये जो लिक्विड इंटेलिजेंसी होती है ना, इसको हम इनबॉर्न भी कह सकते हैं कि कोई बच्चे में जो है अगर इनबॉर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी प्रेजेंट है, रीजनिंग की कैपेसिटी प्रेजेंट है, तो उसकी इंटेलिजेंसी को हम किस तरीके की इंटेलिजेंसी बोलेंगे? लिक्विड इंटेलिजेंसी। लेकिन अगर कोई बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो कुछ चीजों को लर्न करता है, कुछ चीजों से सीखता है, वो एक्सपीरियंस करता है, तो इस वजह से अगर उसमें इंटेलिजेंसी देखने को मिलती है, तो उस इंटेलिजेंसी को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहेंगे। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पियाजे थे, उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे का जो इंटेलिजेंस होता है ना, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे क्या होता है, बच्चे में का जो इंटेलिजेंसी है वो भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, उसका भी डेवलपमेंट होता जाता है। यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मतलब ये है कि बच्चा जो है वो मैथ को सॉल्व करना सीख रहा है, वो नेचर के लॉ को समझ रहा है, वो जो है ग्रामर के रूल को समझ रहा है। तो ये सारा जो है ये क्या है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और जैसे जैसे बच्चे में ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा कॉग्निटिव चीजों का, तो वैसे वैसे क्या होगा? बच्चे में इंटेलिजेंसी भी जो होती है वो डेवलप करती चली जाती है। तो ये था हमारा इंटेलिजेंसी जो है, ये 6 तरीके की थ्योरी दी गई थी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड। हमने इन 6 थ्योरी को कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। अब हम ये जानते हैं कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है। तो सबसे पहले जो है क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब ये हुआ कि वास्तविक उम्र, मतलब किसी व्यक्ति का जन्म जब हुआ है तब से लेके प्रेजेंट टाइम तक जो है, आज के समय तक उसका कितना एज हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है? क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब उसका वास्तविक एज जो है, जो रियल एज है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। अब दूसरा है हमारा मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब होता है व्यक्ति की मानसिक आयु। इसको हम इस तरीके से जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जो है, मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, मतलब उस व्यक्ति का जो रियल एज है वो कितना है? 10 है। और वो जो है इंटेलिजेंसी लेवल मापने के लिए जो चार्ट बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति जो है उसको सॉल्व कर पा रहा है। जो चार्ट बनाया गया है वो 10 साल के बच्चे के लिए ही बनाया गया है, और 10 साल का बच्चा अगर उसे सॉल्व कर पा रहा है, तो उसका जो इंटेलिजेंसी है, उसका जो मेंटल एज है, वो क्या होगा? उसके क्रोनोलॉजिकल एज के इक्वल होगा। लेकिन वही जो है, अगर 10 साल का बच्चा है, वो 8 साल या 9 साल के, मान लेते हैं कि 8 साल के बच्चे के लिए जो भी मेंटल एग्जामिनेशन का जो टेस्ट जो है वो बनाया गया है, उसको वो दे रहा है, तो वो 8 साल के बच्चे का भी जो टेस्ट है वो सही तरीके से नहीं दे पा रहा है, तो उस बच्चे की जो मेंटल एज है वो क्या मानी जाएगी? 8 मानी जाएगी। वो जिस ग्रुप का जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट करने के लिए जो चार्ट बनाया गया है, जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, वो उसका आंसर दे रहा है, जिस एज ग्रुप के लिए वो क्वेश्चन है, तो उसका मेंटल एज जो है वही माना जाएगा। अगर बच्चा 10 साल का है और वो 8 साल के बच्चे के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया उसे वो सॉल्व कर रहा है, तो वो बच्चा
बच्चा का जो मेंटल एज है वो क्या होगा, 8 साल होगा। अगर वो बच्चा 10 साल का है और 10 साल का इंटेलिजेंसी टेस्ट जो भी क्वेश्चन उसमें दिए गए उसको सॉल्व कर रहा है, तो बच्चे का मेंटल एज क्या होगा, 10 साल होगा। अगर कोई बच्चा जो है वो 12 साल का है, ठीक है, मान लेते हैं अगर कोई बच्चा 12 साल का है और वो 14-15 साल के बच्चे के लिए जो भी इंटेलिजेंसी टेस्ट को जो है वो बनाए गए हैं उसे वो सॉल्व करवा रहा है, तो उसका मेंटल एज जो है वो क्या माना जाएगा, 14-15 साल माना जाएगा, ना कि 12 साल। उसका क्रोनोलॉजिकल एज तो 12 साल ही होगा, लेकिन उसका मेंटल एज जो है वो कितना माना जाएगा, 14 या 15 साल। वो जिस एज ग्रुप का जो मेंटल टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी का जांच करने के लिए जो भी जांच बनाया गया है उसको वो सॉल्व कर पा रहा है। तो ये था हमारा क्रोनोलॉजिकल एज, रियल एज, दूसरा हमारा क्या था, मेंटल एज। अब इसी के बेस पे जो है एक आईक्यू निकालने का जो है फॉर्मूला बताया गया है, जिसमें इन्हीं दोनों चीजों का यूज करके जो है व्यक्ति का आईक्यू निकाला जाता है, एक क्रोनोलॉजिकल एज और दूसरा क्या है, मेंटल एज। अब इसमें होता क्या है कि इसमें मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, व्यक्ति का आईक्यू होता है। और उस आंसर के अकॉर्डिंग जो है चार्ट में हम ये देखते हैं कि उस रेंज में अगर किसी का आईक्यू आ रहा है तो उसके बेसिस पे उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो कितनी है, मतलब उसका आईक्यू जो है वो क्या है, वो व्यक्ति जीनियस है, वो व्यक्ति डल है, वो स्टूपिड है, या वो व्यक्ति सुपीरियर है, या वेरी जीनियस है। हम इस तरीके से जो है आईक्यू का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया है मेंटल एज, फिर जो है नीचे दिया गया है क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो मेंटल एज है वो 12 है और किसी व्यक्ति का जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 है। हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 120। 120 अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू आ रहा है तो उसको हम श्रेष्ठ बुद्धि का मानते हैं, मतलब उसे हम सुपीरियर मानते हैं। तो इस तरीके से जो है व्यक्ति का मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बेस पे व्यक्ति का जो आईक्यू है वो कैलकुलेट किया जाता है कि व्यक्ति का जो आईक्यू है वो क्या है, वो कितना है। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंसी टेस्ट। हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल एज को जाना, मेंटल एज को जाना, आईक्यू किस तरीके से निकालते हैं उनके फॉर्मूले को हम लोगों ने जाना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए जो है हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं बुद्धि को मापने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है सबसे पहले ब्रॉड लेवल पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो 4 तरीके का होता है। पहला है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा जो है इंडिविजुअल है और चौथा क्या है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसको जो है एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है बताया गया है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस तरीके के जो है इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है व्यक्ति को जो है क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन का जो है आंसर उसको रिटन फॉर्म में होता है, वर्ड के फॉर्म में जो है उसे क्वेश्चन दिया जाता है और व्यक्ति को क्या होता है, उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और व्यक्ति उस क्वेश्चन का आंसर देता है तो उस बेसिस पे के जो भी मतलब इंटेलिजेंस लेवल है उसका मापन किया जाता है। तो इस टेस्ट को जो है अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या कोई छोटा बच्चा है तो वो इस टेस्ट के द्वारा उस व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये किस तरीके का इंटेलिजेंस टेस्ट है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो दूसरा आता है हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें जो है व्यक्ति को कुछ भी रिटन फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में बताने के लिए नहीं कहा जाता है, मतलब व्यक्ति से क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है लेकिन वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो वर्ड्स में नहीं होते हैं बल्कि इमेज है, किसी तरीके का कुछ पैटर्न है या किसी तरीके का कुछ ड्राइंग है, इस फॉर्म में व्यक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस व्यक्ति को जो है उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इस बेसिस पे व्यक्ति के इंटेलिजेंस का मेजरमेंट किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसको जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस टेस्ट को जो है परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी इस टेस्ट के द्वारा उन व्यक्तियों का भी इंटेलिजेंस लेवल मापा जा सकता है और बच्चों का इस टेस्ट के द्वारा इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। हो सकता है कि हम इस मेथड का यूज करें इंडिविजुअल के लिए या इस मेथड का यूज करें, लेकिन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है इसी दोनों में से किसी मेथड का यूज करते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक व्यक्ति के जो है इंटेलिजेंस लेवल को मापने के लिए उसके मेजरमेंट में, तो उसी को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। जब हम ग्रुप में, जब हम एक बहुत लोगों का समूह में इंटेलिजेंस का जो है एक साथ मापन करना चाहते हैं उस ग्रुप के लोगों का, तो जो है अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले जो
जो इंटेलिजेंस टेस्ट का था वो 4 मेजर लेवल पे जो है उनका टाइप बताया गया, वर्बल, नॉन वर्बल, इंडिविजुअल और ग्रुप। अब इसका डिवीजन भी जो है कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको हम एक एक करके जानते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट को 4 जो है ब्रॉड टाइप में डिवाइड किया गया, वर्बल, नॉन वर्बल, इंडिविजुअल और ग्रुप। वो वहां तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अरेंजमेंट के साथ हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है इंटेलिजेंस टेस्ट को, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट को जो हमने इस तरीके से डिफाइन किया, इंटेलिजेंसी के मेजरमेंट में हम जिस टेस्ट का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। लेकिन इसको हम और अच्छे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एक साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी व्यक्ति के उसके रीजनिंग कैपेसिटी, उसकी मेमोरी, उसकी लर्निंग, सीखने की क्षमता, एडजस्टमेंट करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता होती है, इसका इवोल्यूशन करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है क्या, इंटेलिजेंसी टेस्ट। व्यक्ति जो है किसी प्रॉब्लम का किस तरीके सॉल्यूशन निकालता है, उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, उसका जो है वो एडजस्टमेंट पावर कितना अच्छा है, वो कितना जल्दी किसी चीज को सीख सकता है, वो व्यक्ति रीजनिंग जो है करता है, मतलब तर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। इन सारी चीजों का मूल्यांकन करने के लिए, इन सारी चीजों का इवोल्यूशन करने के लिए जो है एक साइंटिफिक मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर हम इन सारी चीजों का क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा जो है व्यक्ति के आईक्यू का मेजरमेंट करते हैं, व्यक्ति के आईक्यू लेवल का हम मेजरमेंट करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल क्या है। और इसमें होता क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम या फिर कुछ रीजनिंग है, कुछ वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ पजल है, कुछ वर्ड मीनिंग है, या फिर कुछ वर्ड में हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, इसी तरीके से जो है रिलेटेड क्वेश्चन इस टेस्ट में दिया जाता है, व्यक्ति को इसका आंसर देना पड़ता है और इसी आंसर के बेस पे व्यक्ति के इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ जो है इंटेलिजेंस टेस्ट को और जो है उतना ब्रॉड लेवल को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा क्या है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। पहले हम इंडिविजुअल को देख लेते हैं, फिर हम ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका नाम तो क्लियर है, इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति का एक समय पे एक ही व्यक्ति का क्या करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है इंटेलिजेंसी का मेजरमेंट करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट मेथड के माध्यम से। तो जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है इंडिविजुअल, नाम इंडिविजुअल का ही पार्ट है ना, इसमें इंडिविजुअल कॉमन है, इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये नाम से क्या क्लियर हो रहा है, पहले तो बोल रहा है इंडिविजुअल, मतलब इसमें हम एक व्यक्ति के इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करेंगे। दूसरा बोल रहा है वर्बल, मतलब जो है इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, व्यक्ति को जो देंगे वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन देंगे और व्यक्ति को क्वेश्चन का आंसर देना है, उस बेसिस जो है हम उस व्यक्ति के क्या करेंगे, इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट करेंगे। दूसरा ये है इंडिविजुअल, मतलब इसमें भी एक व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब हम एक व्यक्ति का करेंगे एक समय पे। दूसरा है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कहने का मतलब यही है, अब हमने जस्ट जाना है कि इसमें जो है रिटन फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, मतलब वर्ड के फॉर्म में जो है वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बल्कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, कोई पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है और उस बेसिस पे जो है व्यक्ति को आंसर करना पड़ता है और उस बेसिस पे के इंटेलिजेंस का, आईक्यू का जो है मेजरमेंट किया जाता है। तो अब जब हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो उसके अंदर भी कुछ टेस्ट परफॉर्म होते हैं जो किस तरीके से होते हैं, वो एक व्यक्ति के लिए होता है। सबसे पहले एक समय में एक ही व्यक्ति का हम मापन करते हैं इंटेलिजेंस लेवल का। दूसरा है कि वो वर्बल होते हैं, वर्ड के फॉर्म में उसको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो अब जब ये जो टेस्ट है इसका नाम है बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, बिनेट साइमन का इंटेलिजेंस स्केल और बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें देखिए इसको हमको एक एक करके, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, क्या आंसर होता है, कितना वैल्यू पे जो है व्यक्ति इंटेलिजेंट माना जाता है, कितने पे कम माना जाता है, इसको हमको इतने विस्तार में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये इतना हमारा फोकस नहीं है। लेकिन जो है इस टेस्ट के बारे में जो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हाँ इंटेलिजेंस के मेजरमेंट में तरीके का भी टेस्ट होता है, बस एक जानकारी के लिए आपको नाम को याद रखना है। देखिए हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि इन तीनों टेस्ट में क्या होता होगा। ये तीनों टेस्ट किसका टाइप है, इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो इस तीनों टेस्ट में क्या होता होगा कि एक समय में किसी व्यक्ति का वो क्या किया जाता होगा, इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट किया जाता होगा, पहली बात ये। और दूसरा पहले से कुछ क्वेश्चन बनाए जाते होंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन को पहले से तैयार किया जाता होगा और व्यक्ति को जो है क्वेश्चन को क्या करना होता होगा, सॉल्व करना होता होगा और जिस बेसिस पे व्यक्ति के आईक्यू इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट किया जाता होगा इन तीनों टेस्ट में। ऐसा ही होता है इन तीनों में, ऐसा किया जाता होगा नहीं बल्कि ऐसा ही होता है।
होता है, क्वेश्चन के बेसिस पे जो है उनके आईक्यू लेवल का, उनके इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक, दूसरा है हमारा इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये नाम से क्लियर है, एक समय में एक ही व्यक्ति के इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट किया जा रहा है। दूसरा नॉन वर्बल तरीके से, मतलब जो है वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, सिंबल दिया जा रहा है, कोई जो है पैटर्न के फॉर्म में जो है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर जो ये 3 तरीके के टेस्ट है, ये पार्शियल मेश टेस्ट, मेश का मतलब होता है भूल भुलैया वाला टेस्ट, उसके बाद है वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद है भाटिया बैटरी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, व्यक्ति को एक पैटर्न दिया जाता है और उसको क्या करना होता है, उस पैटर्न को कंप्लीट करना होता है। इसमें भूल भुलैया दिया जाता है, जैसे मेज है ना, और उसमें जो है कुछ खाली जगह होता है, मतलब वो कंप्लीट नहीं होता है और व्यक्ति को जो है उस पैटर्न को कंप्लीट करना होता है। तो इसके नाम से क्लियर है कि इन तीनों टेस्ट में क्या हो रहा होगा, हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि इन तीनों टेस्ट में क्या हो रहा होगा कि हमें पैटर्न बेस्ड या इमेज बेस्ड जो है क्वेश्चन दिया जा रहा होगा, और या तो हमें जो है इमेज को जो है सही तरीके से अरेंज करना है, या फिर बीच में गैप है उस गैप को जो है हमको सही पैटर्न के साथ भरना है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये समझ में आ गया। ठीक, अब हम जानेंगे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। ये नाम से ही क्लियर है, इसमें हम क्या करेंगे, एक साथ, इसमें हम लोगों ने एक साथ एक ही व्यक्ति के इंटेलिजेंस लेवल का, आईक्यू लेवल का मेजरमेंट किया था इस टेस्ट के माध्यम से, जिसे हम लोगों ने, जिनके नाम को हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें जो हम एक साथ ग्रुप के लोगों का जो है इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट करेंगे, उनके आईक्यू का मापन करेंगे। इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रुप, क्योंकि ग्रुप का ही पार्ट है इसलिए ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा है ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, जब हम बोल रहे हैं ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक साथ ग्रुप है बहुत सारे लोगों का, उनका क्या किया जा रहा है, इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट किया जा रहा है। और किस तरीके से, तो वर्बल तरीके से, मतलब जो है वर्ड के फॉर्म में जो है इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन व्यक्ति को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, इस बेसिस पे आईक्यू का, इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट किया जाएगा। और ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो आर्मी अल्फा टेस्ट, एजीसीटी टेस्ट, उसके बाद है प्रयाग मेहता का टेस्ट और जटोला इंटेलिजेंस टेस्ट। अब देखिए, ग्रुप वर्बल टेस्ट का ये टाइप है, तो इसके अंदर क्या होता होगा, मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि ये ग्रुप वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का टाइप है, तो इसके अंदर क्या होता होगा, इसके अंदर जो है बहुत सारे ग्रुप में लोग को इकट्ठा किया जाता होगा, लोग ग्रुप में प्रेजेंट होते होंगे, बहुत सारे लोगों का समूह होता होगा, और उसमें फॉर्म में जो है क्वेश्चन उन लोगों के सामने दिया जाता होगा, और उन्हें क्या करना होता होगा, उस व्यक्ति को जो है उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जिस बेसिस व्यक्ति के इंटेलिजेंस लेवल का मापन किया जाता है। ठीक है, ऐसा होता होगा नहीं, बल्कि ऐसा होता ही है इन चारों इंटेलिजेंस टेस्ट में कि व्यक्ति को क्वेश्चन दिया जाता है, वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है और व्यक्ति को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर देने के बाद व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल का मेजरमेंट करने के बाद, जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट है, तो इसमें आर्मी की जब भर्ती ली जाती है तो उसका मेजरमेंट करना हो आईक्यू लेवल का, तो उनके लिए जो है कुछ क्वेश्चन पहले से तैयार होते हैं, तो जो है ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और उनका आंसर उन लोगों को देना होता है। उसके बाद वो आर्मी का जो है सिलेक्शन करने के लिए स्टेज का यूज कर सकते हैं, या फिर आर्मी में अलग अलग पोस्ट होता है ना, कि कोई इस पोस्ट पे है, कोई और सीनियर है, तो उनके पोस्ट के भी ये कि किस पोस्ट पे किस व्यक्ति को रखा जाए, इसके लिए ये टेस्ट में परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल में हमें पता है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, सिंबल दिया जाएगा, कोई पैटर्न दिया जाएगा, और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, उसका आंसर देना है उसको देख के। तो इसके अंदर आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट है। तो इन सब में क्या किया जाता है कि एक पैटर्न दिया जाता है और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि इस पैटर्न को जो है सॉल्व करना है, या इसमें जो मिसिंग पॉइंट है उसको क्या कीजिए, फिल कीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट था, ये हमें समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब ये कि इंटेलिजेंसी के निर्धारक तत्व वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे इंटेलिजेंसी के निर्धारण में मदद करती है। सबसे पहला है हेरिडिटरी, मतलब जो माता पिता से हमें गुण प्राप्त होते हैं उसका जो हमारे इंटेलिजेंसी के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा है एनवायरमेंट, बच्चा का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके के एनवायरमेंट में हो रहा है, ये भी जो है उसके इंटेलिजेंस लेवल पे इफेक्ट डालता है। तीसरा है हमारा बर्थ ऑर्डर एंड इंटेलिजेंस। देखिए, ये जो है बर्थ ऑर्डर मतलब जन्म का क्रम, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चा, किसी पेरेंट्स का जो फर्स्ट चाइल्ड होता है
वो अदर चाइल्ड की तुलना में जो होता है ना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो जो बर्थ ऑर्डर होता है वो भी इंटेलिजेंसी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये 100% जो है ना सिर्फ बर्थ ऑर्डर है उसी के बेसिस पे इंटेलिजेंसी डिसाइड हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि और भी अदर फैक्टर होते हैं जो मिल के क्या करते हैं इंटेलिजेंसी को डिसाइड करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बर्थ ऑर्डर के बेस पे किसी भी बच्चे को ये कह देना कि वो बच्चा जो है फर्स्ट चाइल्ड है इसीलिए वो इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं होता। और भी फैक्टर जो है इन्वॉल्वमेंट अपना करते हैं। लेकिन फिर भी डिटर्मिनेंट ऑफ इंटेलिजेंस में जो है ये लिखा हुआ है कि बर्थ ऑर्डर का जो होता है हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा बर्थ डेट एंड इंटेलिजेंस। मतलब हमारा जो बर्थडे होता है, जब हमारा जन्म हुआ उसका डेट, उसका जो मंथ है, उसका भी हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का मार्च से लेके सितंबर के बीच में हुआ है, ठीक है, और किसी बच्चे का जन्म अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में हुआ है, तो जिस बच्चे का जन्म मार्च से सितंबर तक में हुआ है उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अक्टूबर से फरवरी के बीच में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो बर्थ डेट होता है वो भी क्या करता है, इंटेलिजेंस के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। ये सारा बुक के अकॉर्डिंग जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जो फैमिली का साइज है उसका भी क्या होता है, बच्चे के इंटेलिजेंस के ऊपर जो होता है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कि फैमिली का साइज बड़ा है या छोटा है। अब हमारा है हेल्थ एंड इंटेलिजेंस। एक बात और है कि अगर फैमिली का साइज बड़ा रहा तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चा क्या होता है कि वो छोटा है, लेकिन और भी बच्चों को वो कुछ एक्टिविटी करते हुए देखता है तो वो भी करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि फैमिली का जो साइज अगर बड़ा है तो बच्चा किसी चीज को जो है वो जल्दी सीख जाए, वो उनको करते हुए देखेगा और वो भी काम क्या करेगा उसी तरीके से वो करने की कोशिश करेगा। तो फैमिली का साइज का इंटेलिजेंसी पे पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तरीके का इफेक्ट हो सकता है, दोनों हमने आपको बता दिया। एक है हमारा हेल्थ एंड इंटेलिजेंस। देखिए अगर हम हेल्दी ही नहीं है तो फिर जो है रीजनिंग, परसेप्शन, जो भी थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एडजस्टमेंट है, कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा, चाहे फिजिकल हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की। तो जो हमारा हेल्थ होता है वो भी क्या करता है, हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर जो है अपना इफेक्ट डालता है, हमारे इंटेलिजेंस को जो है निर्धारित करने में, उसके निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। ये सारा क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस था। ये सारी चीजें जो है हमारे इंटेलिजेंस के निर्माण में क्या करती है, मदद करती है। यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को हमने जाना कौन कौन तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब उनका यूज क्या होता है, देखिए सबसे पहला यूज जो है किसी भी व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल है उसका मेजरमेंट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे ये पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो आईक्यू है वो लो लेवल का है या हाई लेवल का है। के फील्ड में भी किया जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया और उसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ज्यादा पाया गया, तो उससे क्या होता है, लोग जो है एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि इस बच्चे का जो है एजुकेशन फील्ड में जो अचीवमेंट है वो क्या होना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए। लेकिन अगर जो है मिसमैच कर रहा है, मतलब उस व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल ज्यादा है और एजुकेशन के फील्ड में जो है उसका अचीवमेंट जो है उस लेवल का नहीं हो पा रहा है, तो इसको जो भी लोग होते हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको वो जानकर समझकर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस प्रॉब्लम की वजह से है उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है कि बच्चा का आईक्यू लेवल हाई है लेकिन फिर भी जो है उसका जो अचीवमेंट है एजुकेशन के फील्ड में वो अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा, तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री के फील्ड में, प्रोफेशन के फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है। कि मान लीजिए प्रोफेशन के फील्ड में जैसे कि हमने देखा आर्मी को लेना था तो उस वक्त हम इसका यूज किए। इंडस्ट्री के फील्ड में यूज किया जाता है किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने में, किस एम्प्लॉय को कौन सा पोजीशन देना है, कौन सा पोस्ट देना है, उस बेसिस के लिए जो है इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर्म किया जाता है। तो ये कुछ चीजों में हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट का उपयोग करते हैं और उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों में जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज किया जाता है। ये जो हमारा चैप्टर था इंटेलिजेंस वो खत्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। Thank you.